स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी जीव विज्ञान के पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि इस चैप्टर का आज हमारा दूसरा क्लास है, कल के क्लास में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी जीव विज्ञान पर, और वहाँ चर्चा हुई थी कि जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ सजीवों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और निश्चित रूप से यह काफ़ी रोचक होगा आपके लिए जानना कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में देखें तो कई प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, या हम लोग खुद सजीव हैं। और हमारे जीवन के बारे में जब जानना हो तो निश्चित रूप से यह काफ़ी हमारे लिए उत्साहवर्धक हो सकता है, हमें उत्सुक कर सकता है। तो हमने आपको कहा भी था कि जो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी उसके कुछ शुरुआती पार्ट को आप पढ़ करके रखेंगे तो निश्चित रूप से जब आपने किताब पढ़ी होगी तो काफ़ी कुछ समझने सीखने के लिए मिला होगा। आज हम लोग उसी जो कोशिका की खोज हुई थी, हमने कल भी आपको कहा था कि इस चैप्टर का जो नाम है वह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई मतलब जितने भी सजीव हैं संसार में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी सजीव हैं, उस सजीवों का जो जीवन है, उसका जो शरीर है, जिस छोटी छोटी मौलिक इकाई से बनी होती है, उसी मौलिक इकाई को कोशिका या सेल कहते हैं। और हम लोगों ने कल लास्ट में सेल की परिभाषा भी लिखी थी, और आपने लिखा होगा, याद भी किया होगा कि सेल मानव शरीर की या सजीव शरीर की कह सकते हैं सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब वो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मानव शरीर का, या फिर किसी भी सजीवों के बारे में चर्चा कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि सजीव शरीर की जो सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसी को सेल कहते हैं। और जहां तक बात है, क्योंकि हमारा कल इंट्रोडक्शन क्लास था तो उसमें चर्चा हुई थी कि जो सेल होता है उसकी खोज सबसे पहले, ये सेल शब्द आखिर आया कहाँ से, तो इस पर आपने कल चर्चा किया था कि सेल शब्द की जो खोज हुई थी वह हुई थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, प्रयोगशाला में बैठे हुए थे, और जो कॉर्क होता है, बोतलों में ढक्कन लगाने के लिए कॉर्क का प्रयोग किया जाता है, उस कॉर्क का पतला पतला काट काट लिया और अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया रॉबर्ट हुक, सूक्ष्मदर्शी बनाया। और उस माइक्रोस्कोप में जब उस कॉर्क के काट को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया वह। उन्होंने पाया कि जो कॉर्क साधारण सा दिखता था, कॉर्क का टुकड़ा काट, जब उसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के तरह अनेक छोटे छोटे बॉक्स या चैम्बर थे, प्रकोष्ठ थे, कोष्ठ थे। और उसी छोटे छोटे बॉक्स या चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, क्योंकि सेल एक लैटिन शब्द है और सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। और चूंकि वो छोटे छोटे कमरे की तरह दिखाई दिया पहली बार, जो कह सकते हैं, और उसी को रॉबर्ट हुक ने सजीव शरीर की मौलिक इकाई कहा, फंडामेंटल यूनिट कहा, और जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। इस तरह से जहां से कल हमारी बात शुरू हुई थी, हमने आज फिर उन्हीं बातों को दोहराया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन आपको कल बताया गया था कि पहली बार जो जीवित कोशिका होती है, जो लिविंग सेल्स होता है, उसकी खोज पहली बार ल्यूवेन हक ने किया था। और ल्यूवेन हक कहाँ पर किया था, तो तालाब के जल में। आपको याद होगा कि जो तालाब का जल था, मटमैला गंदा जल था, उस जल को जब थोड़ा सा और उन्नत, थोड़ा सा और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उन्होंने उसमें कुछ चलते फिरते कोशिकाओं को देखा। इस तरह से पहली बार सजीव कोशिकाओं का पता लगाया था ल्यूवेन हक नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ तक हम लोग कल बात कर लिए थे। अब उसी तरह से कोशिका का इतिहास तो बहुत विस्तृत है, क्योंकि उसमें नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान सीमित तो है नहीं। लेकिन जो कुछ प्रमुख बातें हैं कोशिकाओं के शुरुआती खोज के बारे में, कोशिकाओं के शुरुआती अध्ययन के बारे में, हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, और दूसरे वैज्ञानिक 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में स्थित घने पिंड का पता लगाया, जिसे केंद्रक या नाभिक न्यूक्लियस नाम दिया गया।
अब देखिए अभी तक में दो वैज्ञानिक की चर्चा हुई। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काट करके स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसमें क्या पाया कि छोटे छोटे कोष्ठक थे, चैम्बर थे, उसको सेल नाम दे दिया। सेल चूंकि लैटिन भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता था क्या, छोटा कमरा। इस तरह से पहली बार सेल की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा हो गया। ल्यूवेनहक साहब आए, इन्होंने क्या किया, ल्यूवेनहक ने क्या किया कि इनका काम जो था कि पहली बार जीवित कोशिका का पता लगाया। यह क्या किए, तालाब के जल को थोड़ा सा उन्नत सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें इसको जीवित कोशिका दिखाई दिया। अब एक तीसरे वैज्ञानिक है, देखिए नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या पता लगाया कि कोशिका के मध्य में, जैसे यहाँ पर हम लोग ये कोशिका देख रहे हैं, इसके साथ फिर कई कोशिकाएं कनेक्ट रहती है। इसके मध्य में देखिए, कोशिका के मध्य में बीच में एक घना पिंड, भारी पिंड था, भारी भाग था, घना भाग था, गहरे रंग का भाग था, जिसको केंद्रक या नाभिक, अंग्रेजी में न्यूक्लियस नाम दिया। इस तरह से न्यूक्लियस या केंद्रक की जो खोज है वह किसने किया, तो ये रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किसका पता लगाया, केंद्रक का पता लगाया, नाभिक का पता लगाया। खास करके कंपटीशन के व्यू से भी ये सभी प्रश्न बहुत अनिवार्य है, इसलिए कि नाभिक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, और फिर इसी तरह से जीवित कोशिका का खोज किसने किया, या फिर कह सकते हैं इसको आप कि कोशिका का खोज किसने किया। ये सारी बातें हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर भविष्य में आप पॉलिटेक्निक, ITI के एग्जाम को फेस करते हैं तो वहां भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जो नॉर्मल जनरल कंपटीशन होता है वहां भी इस तरह का प्रश्न रहता है। तो इसलिए आप इन सभी बातों को याद ही कर लेंगे पॉइंट को समझते हुए। लेकिन हाँ, ये चीज समझना पड़ेगा कि केंद्रक आखिर है क्या। तो हमने आपको कहा कि केंद्रक क्या होता है, कोशिका के मध्य में स्थित घना पिंड होता है, और इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद फिर देखिए 1839 ईस्वी में जेई पुरोकंज ने कोशिका में उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। अब यहाँ देखिए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और बातें क्लियर होगी। ये जेई पुरोकंज या किसी किसी किताब में पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक की भी चर्चा की गई है। तो जेई पुरोकंज भी लिखा हुआ है और जेई पुरकिंजे भी लिखा हुआ है। ये पुरोकंज साहब ने क्या कहा, कहा कि जो कोशिका होता है, ये पूरी कोशिका है, इसके मध्य में, इसके भीतर में एक प्रकार का तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। वैसे और जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस कोशिका के ठीक मध्य में जो पदार्थ है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और ये जो दोनों को मिला देते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा इस दोनों को, ये केंद्रक भी और कोशिका द्रव्य भी, दरअसल क्या है, कोशिका को जो चारों ओर से यह परत घेरा हुआ है, जो लेयर घेरा हुआ है, इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और फिर इसके मध्य में जो वो गोल घना पिंड है वो केंद्रक हो गया। इस पूरे में जो एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ है, उस केंद्रक को छोड़ करके उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन इस तरल पदार्थ, केंद्रक, सबको अगर मिला देंगे तब इसका नाम हो जाता है जीव द्रव्य। तब इसका नाम हो गया जीव द्रव्य। इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यही प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया, जेई पुरोकंज ने। जेई पुरोकंज नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि कोशिका में तरल जैविक पदार्थ है। तरल का मतलब बहने वाला, जैविक पदार्थ मतलब वो सजीव है, उसमें सजीव घटक पाए जाते हैं। और इस तरल जैविक पदार्थ जो कोशिका के भीतर होता है उसको क्या नाम दिया गया, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। और जीव द्रव्य के अंतर्गत कोशिका द्रव्य भी आ गया और केंद्रक भी आ गया। दोनों को मिला करके जितना भी पदार्थ है सबको मिला करके अंदर में, उसी को कहा गया जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इस तरह से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया, जेई पुरोकंज ने। उसके बाद देखिए और बातें आगे बढ़ती गई, नए नए वैज्ञानिक आए, नए रिसर्च हुए और नई बातें कोशिका के संबंध में पता चलती गई।
दो जीव वैज्ञानिकों एम स्लीडन तथा टी स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे, एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कोशिका सिद्धांत। अभी मैं इस पर अलग से चर्चा करूंगा कि ये आखिर कोशिका सिद्धांत है क्या, लेकिन पहले समझिए कि दो साइंटिस्ट थे, एक एम स्लीडन और दूसरा टी स्वान। ये एम स्लीडन और टी स्वान दोनों ने मिल करके कोशिकाओं के बारे में जो भी जानकारी उस समय उपलब्ध थी उसका विस्तृत अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसके आधार पर एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब यह कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो नाम याद रखना है, एम स्लीडन एंड टी स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर कोशिकाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन किया, रिसर्च किया, और तब उसके आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसको कोशिका सिद्धांत कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। अब यह कोशिका सिद्धांत क्या है, हमने अलग से इसके बारे में लिख दिया है कि सभी पौधे तथा जंतु, मतलब संसार में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब जितने भी सजीव हैं, मुख्य रूप से अगर संक्षेप में कहिए आप, जितने भी सजीव हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, पौधे हो या जंतु हो, उसी के बारे में कह रहा है कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका जीवन की मूलभूत या मौलिक इकाई है। देखिए यही था कोशिका सिद्धांत, कि अब कोशिका इतना महत्वपूर्ण हो गया था, उस समय तक कोशिकाओं के बारे में इतना कुछ पता चल गया था कि दोनों वैज्ञानिकों एम स्लीडन और टी स्वान ने यह निष्कर्ष निकाल दिया कि कोशिका ही सचमुच में जीवन की मौलिक इकाई है, और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जितने भी कह सकते हैं सजीव हैं, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, अगर कोई सजीव है वह निश्चित रूप से किससे बना होगा, वह कोशिका से बना होगा। इस तरह से कोशिका की खोज एम स्लीडन और टी स्वान के कोशिका सिद्धांत के द्वारा जो दिया गया था, वह यह क्लियर कर दिया कि जितने भी सजीव होंगे संसार में, चाहे वो पौधे हो या जंतु, सभी कोशिका से ही बने होते हैं। अब जब ये कोशिका सिद्धांत आ गया, एक नियम आ गया, तो लोगों की और उत्सुकता बढ़ी कोशिकाओं के बारे में जानने का, नए नए चीजों का पता लगाने का। तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं 1855 ईस्वी में, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने, क्या नाम था, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। अब देखिए, जब विर्चो साहब आए तो जो एम स्लीडन और टी स्वान के द्वारा जो दिया गया कोशिका सिद्धांत था, सेल थ्योरी था, उसका उन्होंने अध्ययन किया, और उस समय तक जो और नई नई बातें कोशिका के बारे में पता चली थी, उनके आधार पर इन्होंने क्या किया, उस कोशिका सिद्धांत का सपोर्ट किया, समर्थन किया, उसको और आगे ले गया। एक लाइन उसमें और जोड़ दिया कि हाँ सही बात है, संसार में जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, जो स्लीडन और स्वान के द्वारा कहा भी गया था कि संसार के सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन विर्चो ने उसमें एक नई बात क्या जोड़ दी कि कहा आखिर ये कोशिका बनते कैसे हैं, तो कहा पूर्व के कोशिकाओं से बनते हैं। जो पहले कोशिका थी उसी से नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। ये विर्चो का था कोशिका सिद्धांत के बारे में नई बातें। और इसके बाद जो घटनाक्रम आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके कारण तो समझिए क्रांति आ गया, रिवॉल्यूशन हो गया कोशिका के क्षेत्र में। 1940 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एमनॉल और इरस्का। ये दोनों वैज्ञानिक, एमनॉल और इरस्का, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक बहुत ही उन्नत, शक्तिशाली मॉडर्न माइक्रोस्कोप बनाया। मतलब जितने भी माइक्रोस्कोप थे, हम लोग कोशिकाओं को अभी तक देखने का हमारे पास जरिया तो वही था, माध्यम तो वही था, सूक्ष्मदर्शी। अब जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी बढ़ते, उन्नत होते गया और अधिक जानकारी मिलती गई। अब सोचिए कि आज से हो सकता है 100 साल पहले लोग दूर के शहरों में जाने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल या और अन्य कई इस तरह के पारंपरिक साधनों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज जब हमारे पास कार है, बस है, रेलगाड़ी है, हवाई यात्रा भी कर सकते हैं हम लोग कई बड़े बड़े शहरों के बीच, जब इतने सारे साधन हो गए हैं, तब इन शहरों के बीच की दूरी घट गई है, लग रहा है दूरी उतनी ही है, लेकिन कहने का सेंस ये है कि पहले जाने में हो सकता था 3 दिन लगता होगा, आज उस दूरी को हम लोग कुछ मिनट में या घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे नए नए चीजों का खोज हुआ,
नए यंत्रों का खोज हुआ, उसके कारण क्या हुआ, कोशिकाओं के बारे में हमें और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती गई। ये जो 1940 ईस्वी में नॉल और रस्का के द्वारा एक नए सूक्ष्मदर्शी, एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया, पावरफुल माइक्रोस्कोप का खोज किया गया, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, यह अभी भी बहुत ही शक्तिशाली, सबसे एक तरह से कहिए शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी है, जिसके द्वारा हम लोग चीजों को और बड़ा करके देख सकते हैं। तो जितना अधिक से अधिक बड़ा करके देखेंगे, उतना उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, उसके बाद तो समझिए कोशिकाओं के अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति आ गई, रिवॉल्यूशन आ गया, और कई नई नई जानकारियों का पता चला हम लोगों को। और आज तो कोशिका इतनी विस्तृत हो गई है, इतना विशाल ज्ञान का भंडार बन गया है कि हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कोशिका को जानने के लिए, कोशिका के अध्ययन के लिए अब बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में अलग से शाखा बनाई गई है, जिसको साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। इन सभी बातों पर भी चर्चा होगी। कुछ और कोशिकाओं के इतिहास पर हम लोग बात करेंगे। तो ये मुख्य रूप से जो कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे और उनका योगदान जो है कोशिकाओं के क्षेत्र में, कोशिका के विकास में, कोशिका की खोज में, आज के क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा किए। मुझे उम्मीद है इसमें बहुत चीज है, आप ईस्वी सन नहीं भी याद करें, लेकिन कम से कम साइंटिस्ट का नाम आपको याद कर लेना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज का खोज किया, किस साइंटिस्ट का क्या योगदान है कोशिका के क्षेत्र में। इतना तो कम से कम हम सबों को याद रहना चाहिए। और मुख्य रूप से ये जो कोशिका का एक सांकेतिक डायग्राम बनाया गया है, इसमें यही बात है कि चारों तरफ का जो घेरा है, यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके मध्य में एक गोल घना पिंड है, जिसको केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों को अगर हम लोग मिला दें, दोनों को अगर मिक्स कर दें, तो दोनों को मिला करके जो पदार्थ प्राप्त हुआ, या दोनों को सम्मिलित रूप में, केंद्रक और कोशिका द्रव को सम्मिलित रूप में जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से यही कोशिका का एक सांकेतिक डायग्राम है। उसे जब हम लोग और सभी भागों को जानेंगे, कोशिका के और घटकों को पढ़ेंगे, तो एक विस्तृत और एक बड़ा सा फ्रेश डायग्राम भी बना करके समझेंगे इसको। तत्काल आज का क्लास अब हम यहीं समाप्त करेंगे, और आप इसी तरह से अपने बुक को भी अधिक से अधिक पढ़िए। वहाँ शुरुआती दौर में बहुत सारी बात, जो ऐतिहासिक बात है कोशिका के खोज के बारे में, कैसे खोज हुआ, कहाँ से आया, क्या उपयोग है, ये सभी बातें बताई गई है। फिर और बातें विस्तार से होगी, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। और इसका एकदम ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप बातों को आगे बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से यह चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि अब जो बायो स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, यह बायो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी का अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री छूटा हुआ भी है तो उसको बायो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शुरू से एकदम सीरियसली पढ़िए। एक वीडियो ही केवल कल दिया गया था पिछले क्लास में, तो उसको आप देख लीजिए और सिस्टमेटिक वीडियो देखते जाइए। कॉपी में नोट कीजिए जो बातें, बहुत चीज जो मैं बोलता हूँ बोर्ड पर हो सकता है नहीं लिख पाता हूँ, तो अगर आपको लगे वो भी नोट करने वाला है तो आप वीडियो को रोक करके उसको भी नोट कीजिए। एकदम आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा, काम आपको करना है, इसलिए सबसे ज्यादा उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से आसानी से बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों के बीच भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल के बारे में उन्हें बताइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।